किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर बच्चों हम लोग दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा साहब कोई भी हमारे पास में सर्कल, और ये रहा बच्चों कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं एज्यूम कर लेता हूं बच्चों x1 y1। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट P से हम लोग बच्चों इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जिन पॉइंट्स पर इन टेंजेंट्स ने सर्कल को टच किया बच्चों, उन पॉइंट्स को हम लोग कहा करते हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। इन्हें हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? इन्हें हम लोग नाम देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु, जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट ने टच किया है। अब यदि बच्चों मैं इन दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिला देता हूं, तो ये जो कॉर्ड हमारे पास में आई है, ये जो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आई है, इसे हम कहा करते हैं बच्चों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श जीवा। What is chord of contact? It is basically line joining points of contacts of tangents drawn from any external point। किसी भी external point से आपने किसी सर्कल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, उन दोनों के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो आए बच्चों, उनको ज्वाइन कर देने वाली लाइन को, उन दोनों को ज्वाइन कर देने वाली कॉर्ड को हम लोग कहा करते हैं बच्चों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और हमें इसी की इक्वेशन को बच्चों फाइंड आउट करना है। Let us suppose that the equation of circle is बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने सिंपल वाला सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस a है। अब एक काम करता हूं बच्चों, ये जो पॉइंट T है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं एज्यूम कर लेता हूं अल्फा बीटा, और पॉइंट T डैश के कोऑर्डिनेट्स को मैं एज्यूम कर लेता हूं बच्चों अल्फा डैश बीटा डैश। मैंने मान लिया। अब क्या होगा बच्चों, यदि मैं पॉइंट T पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट T, पॉइंट T पर टेंजेंट की इक्वेशन यदि देखी जाए बच्चों, तो वो क्या होगी? अगर आपको सर्कल का ही कोई पॉइंट दे रखा हो और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, तो आप लोग देख चुके हैं बच्चों, उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 से मतलब क्या? एक्स स्क्वायर की जगह पर आप x(x1), वाई स्क्वायर की जगह पर आप y(y1), x की जगह पर x प्लस x1/2, y की जगह पर y प्लस y1/2 रखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगी भाई, पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? अल्फा बीटा। अब पॉइंट अगर कर्व पर ही लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर को x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज द इक्वेशन एट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट T। मतलब ये किसकी इक्वेशन आ गई है? ये बच्चों आ गई है PT की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ PT। भाई ये पॉइंट T पर टेंजेंट थी एंड विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। आपने P से टेंजेंट ड्रॉ करी जो कि सर्कल को T पर मिली, या यूं कहा जाए कि T से पास होने वाली जो टेंजेंट है वो पॉइंट P से पास हो रही है। क्या कह रहा हूं बच्चों, ये जो टेंजेंट है इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। भाई ये पॉइंट P से पास हो रही है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? x1 y1। अब चूंकि ये टेंजेंट उससे पास हो रही है इसीलिए उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब मैं x की जगह पर x1, y की जगह पर मैं y1 रख सकता हूँ। x को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? x1 से, y को y1 से। सो ये आपके पास में जो है साहब एक इक्वेशन बनकर आ गई। भाई देखिए पॉइंट T पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, वो ये आई, और चूंकि वो टेंजेंट x1 y1 से पास हो रही है इसलिए इसको सेटिस्फाई करा दिया। लाइकवाइज बच्चों आई एम गोइंग टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट T dash whose coordinates I have assumed as alpha dash beta dash। So what is the equation of tangent at any point बच्चों? That is given by T goes to 0। For that purpose you need to replace x square by x(x1), y square by y(y1), x by x plus x1/2, y by y plus y1/2, and xy by xy1 plus y x1/2। Now अगेन बच्चों ये जो टेंजेंट आपको T डैश पर दिखाई दे रही है, इट इज आल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1। ये टेंजेंट भी बच्चों इसी पॉइंट से पास हो रही है। आप देखिए T डैश पर जो टेंजेंट है तो ऑब्वियसली वो भी उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आप x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख सकते हैं, और ये आपके पास में इक्वेशन 2 आ गई। अब आप बच्चों अगर इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो ये दोनों इक्वेशन जो है बच्चों x1 अल्फा प्लस y1 बीटा,
या x1 डैश अल्फा डैश x1 अल्फा डैश प्लस y1 बीटा डैश जो है, ये दोनों इक्वेशंस को चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं भाई, x1 अल्फा प्लस y1 बीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर, इस तरह से। और x1 अल्फा डैश प्लस y1 बीटा डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस को यदि आप ध्यान दें, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को मैंने वापस से यहाँ पर लिखा, ये दोनों ही इक्वेशन जो हैं बच्चों वो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हम यूं कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इक्वेशंस। मैं यूं आसान भाषा में कहूं तो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर वी कैन से दैट अल्फा बीटा एंड अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा डैश satisfy x1x प्लस y1y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं कह सकता हूं बच्चों कि जो ये दो इक्वेशंस आपके पास में आई थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये जो दोनों समीकरण आपके पास में आई थी, ये दोनों ही समीकरण जो है बच्चों के बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा और अल्फा डैश बीटा डैश जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? आप इसमें अगर x की जगह पर अल्फा, y की जगह बीटा रख देते हैं तो पहली इक्वेशन बनेगी, बराबर ए स्क्वायर आएगा, वही गिवन है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं x की जगह पर अल्फा डैश, y की जगह पर मैं बीटा डैश रख देता हूं तो सेकंड इक्वेशन बनेगी जो कि इक्वल टू आर एच ए स्क्वायर है, और वही आना चाहिए। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा एंड अल्फा डैश बीटा डैश आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा और अल्फा डैश बीटा डैश जो है बच्चों वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। और आप एक बात देखें तो ये जो कॉर्ड है बच्चों, उस पर अल्फा बीटा और अल्फा डैश बीटा डैश इस पर लाई कर रहे हैं, और इस कॉर्ड को ही आप लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो कुल मिलाकर समरी क्या बनकर आती है बच्चों, दस वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर। ये आ चुकी। भाई आप देखिए यहाँ पर इन दोनों समीकरणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इक्वेशंस आई कैन से श्योरली दैट अल्फा बीटा इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। क्योंकि अगर मैं इसमें LHS पर x की जगह अल्फा और y की जगह पर बीटा रखता हूं तो बच्चों मेरे पास में मिलेगा x1 अल्फा प्लस y1 बीटा, जिसकी वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर। सो मैं कह सकता हूं अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा। लाइकवाइज ये अब अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश को ज्वाइन करने से ऑब्वियसली एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन ही को आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हो। तो कुल मिलाकर इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे एक बार पहले पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए, अभी मैंने जो है सर्कल की इक्वेशन बड़ी सिंपल वाली ली थी बच्चों। अगर मैं ये ना करते हुए सपोज कीजिए कि मैं सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 लेता, सर्कल मान लीजिए ये वाला है, तो फिर वही बात कि भैया सर्कल की इक्वेशन ये पॉइंट अल्फा बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती, टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास में आती साहब एक्स स्क्वायर को आप x1 से, वाई स्क्वायर को आप y1 से, और आप x को x प्लस x1/2 से, और y को आप y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देंगे। और प्लस साथ में क्या बच्चों, ये आपके पास में आएगा। एक मिनट, x को आप किससे रिप्लेस करेंगे, x को आप रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1, किससे रिप्लेस करते हैं बच्चों, x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2 से आपने रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पर चूंकि ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 से, सिंस इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, सो ये x1 y1 से पास हो रही तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिए x1 की जगह पर अल्फा, y1 की जगह पर बीटा रख दिया आपने। भाई यू हैव पुट x इक्वल्स टू x1, y इक्वल्स टू y1। चूंकि एक मिनट वो चूंकि पॉइंट P से पास हो रही है इसीलिए, और यहाँ तो 2g से ये कैंसिल होके बच्चों g बचा, और यहाँ पर क्या आ गया x1 प्लस अल्फा, और ये क्या आ गया बच्चों y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 प्लस बीटा,
और प्लस साथ में c इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास में कंडीशन आ गई कि साहब वो जो टेंजेंट है वो पॉइंट P x1 y1 से पास हो रही है। अब इसी प्रकार से यदि मैंने अल्फा डैश बीटा डैश पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी तो क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर को आप एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1 और ये 2g और x को x प्लस x1 बाय 2 और y को बच्चों आप y प्लस y1 बाय 2 और साथ में c इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। और फिर वही बात होगी बच्चों, चूंकि ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, दिस इज आल्सो पासिंग टू पॉइंट P x1 y1। सो आप x की जगह पर x1 रख सकते हैं, y की जगह पर आप y1 रख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल होकर ये x1 आ जाएगा प्लस अल्फ़ा डैश, ये y1 आ जाएगा प्लस बीटा डैश प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में एक इक्वेशन ये बनकर आई, एक इक्वेशन ये बनकर आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को चाहो तो पहले जैसे लिख दो वापस से, वहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और कोई बात नहीं। तो चलिए मैं लिखे देता हूँ बच्चों। तो आपके पास में मैं उन दोनों इक्वेशंस को वापस से लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्या बिल्कुल एक जैसे एक दूसरे के एकदम आमने सामने नजर आएगा तो समझने में अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता, और कोई बात नहीं। इसीलिए तो आपके पास में ये जो है पहली वाली इक्वेशन थी साहब, पहली वाली इक्वेशन क्या थी बच्चों, वो ये थी। ध्यान दे लीजिए, उसी इक्वेशन को मैंने वापस से यहाँ लिख दिया है। और ठीक इसी प्रकार से मैं अगर इसे देखूं तो ये x1 अल्फ़ा डैश प्लस y1 बीटा डैश प्लस g इंटू x1 प्लस अल्फ़ा डैश प्लस f इंटू y1 प्लस बीटा डैश और प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो आप इन दोनों को देखें ध्यान से, अगर बिल्कुल जिसको मैं बोलता हूँ बिल्लोरी कांच लगाकर, तो आप दोनों देखेंगे बच्चों कि ये दोनों जो हैं उस बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इक्वेशंस आई कैन से दैट अल्फा बीटा एंड अल्फा डैश बीटा डैश आर सेटिस्फाइंग। ये जो है बच्चों ये दोनों किसको सेटिस्फाई कर रही हैं, ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं बच्चों x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई प्लस g इंटू x1 प्लस एक्स प्लस y1 प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 0। कैसे बच्चों, यदि मैं इसमें x की जगह पर अल्फा और y की जगह पर बीटा रख देता हूँ, इस इक्वेशन में यदि बच्चों मैं x की जगह पर अल्फा और y की जगह बीटा रख देता हूँ तो ये वाला टर्म बनेगा पूरा। देखिए x की जगह पर आप अल्फा, x की जगह पर अल्फा, y की जगह पर बीटा, x की जगह पर अल्फा, y की जगह पर बीटा रख दीजिए, ये LHS वाला एक्सप्रेशन बनेगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लाइकवाइज अल्फा डैश बीटा डैश भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ऐसी कोई पिक्चर आपके पास में बनकर आएगी तो हम कह सकते हैं कि साहब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा डैश बीटा डैश इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा डैश बीटा डैश इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, या अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा डैश बीटा डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये होगी। यूँ कहा जा सकता है भाई अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और अल्फ़ा डैश बीटा डैश भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा डैश बीटा डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। भाई क्योंकि दो पॉइंट्स अगर किसी लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन वो खुद ही इक्वेशन हो गई। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा डैश बीटा डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी इक्वेशन ये आ गई, अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब अल्फा बीटा भी इस पर लाई कर रहा है, अल्फा डैश बीटा डैश भी इस पर लाई कर रहा है। और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप देख सकते हैं बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन, it is a linear equation. You people can compare this equation with ax plus by plus c equals to 0 since it is the equation of a, otherwise अगर मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन नहीं होती, किसी कर्व की इक्वेशन होती, लाइन ना होते वो कोई कर्व होता बच्चों, तो भी हम बोलते हैं कि अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश उसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर वो एक कर्व होता। पर यहाँ पर तो साहब हमारे पास में क्या है, चूंकि वो एक लाइन है और सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की ही इक्वेशन है, और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल गिवन पॉइंट। ये आती है बच्चों। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कुल मिलाकर ये आ रही है बच्चों, इससे भी जरूर से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
मैं इसे मिटाने जा रहा हूं बच्चों। तो देखिए हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन देखी बच्चों, क्या देखी हमने? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन देखी साहब, जब हमको सर्कल की इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई बच्चों? आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखी थी, जरा देखिए, मैं तो मिटा चुका हूं लेकिन आपकी कॉपी में लिखी हुई होगी। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आई। और जब सर्कल की इक्वेशन आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखी बच्चों, तो उसको इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन अभी भी आपके सामने लिखी हुई है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। यही आई है। इसके लिए बच्चों जो इक्वेशन आई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की वो ये आई, आपके सामने लिखी, मैंने वही की वही चीज़ लिखी। सो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं या इस इक्वेशन को देखूं, फिर वही बात बिल्लोरी कांच लगाकर देखूं बच्चों, तो मुझे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिल रही बच्चों वो वैसी ही मिल रही जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी कि एक्स स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस बाय x(x1), वाई स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस बाय y(y1), एक्स स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस बाय x(x1), वाई स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस बाय y(y1), x हैज बीन रिप्लेस बाय x plus x1 by 2, so that 2 is cancelled by 2, so remaining portion is this. Likewise y has been replaced by y plus y1 by 2, so that this portion has been replaced by this, and plus c is still existing over there. So equation of chord of contact in very simple language, the equation of chord of contact is given by बच्चों t equals to 0. as such t represents tangent, t का मतलब टेंजेंट होता है, पर यहां पर क्या है, अगर देखिए ये पॉइंट x1 y1 सर्कल पे ही लाया करता तो t इक्वल्स टू 0 होती है उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन, लेकिन अगर वो पॉइंट उसके बाहर है तो फिर t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा बच्चों, उस पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। t equals to 0 represents equation of tangent at given point। अगर वो पॉइंट P x1 y1 सर्कल पे ही लाई कर रहा होता तो t equals to 0 क्या कहलाती है बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन। लेकिन अगर वो पॉइंट बाहर है तो फिर t equals to 0 क्या कहलाएगी बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये इसको याद रखने का, स्मरण रखने का एक सरल तरीका बच्चों, एक सिंपल सा सम हम लोग कर लेते हैं। चलिए, हमें बोला है बच्चों डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट of tangents drawn from point P whose coordinates are 2, 3, 2, circle x square plus y square plus 4x plus 6y minus 1 is equals to 0। आपको बोला है बच्चों find equation of chord of contact from this point, chord of contact of tangents from this point on this circle। अब अगर आप देखें बच्चों तो ये जो पॉइंट है सर्कल के बाहर लाया कर रहा है, सर्कल के बाहर लाया कर रहा है, उसको आप दो तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। सेंटर और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल दीजिए, रेडियस से कंपेयर कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट s1 निकालिए जो कि पॉजिटिव आएगा, इस तरह से। और जहाँ तक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सवाल है बच्चों, ये रहा पॉइंट्स आपने बाहर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्वेश्चन क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर को लिख दिया x(x1), वाई स्क्वायर को लिख दिया y(y1), x को लिख दिया बच्चों x प्लस x1 बाई 2, और y को लिख दिया बच्चों y प्लस y1 बाई 2, और साथ में -1 इज इक्वल टू 0। बस ये आ गई। अब फर्दर आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो कोई बड़ा जटिल कठिन काम आपके लिए नहीं है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देता हूं बच्चों मैं आपको। आपसे एक क्वेश्चन दिया है बच्चों इस तरह से कि determine locus of a point, determine locus of a point which moves so that, determine locus of a point which moves so that chord of contact of tangents drawn from which on this circle subtends right angle at origin। Determine locus of a point such that chord of contact of tangents drawn from which on this circle subtends right angle at origin। वीडियो को पॉज करके बच्चों प्रश्न को पढ़िए, अगर समझ में नहीं आया हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए,
और सॉल्व कीजिए। जिन लोगों को समझ में आ चुका होगा वो तो अब तक शायद कर भी चुके हों बच्चों। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा काम समझना जरूरी है बस। ये लीजिए साहब, ये रहा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बड़ा सिंपल वाला सर्कल आपको दे रखा है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, भाई आपको जिसका लोकस पूछा है मैंने उसे x1 y1 सपोज कर लिया। अब आपसे क्या बोला साहब, इस पॉइंट से आपने सर्कल पर टेंजेंस ड्रॉ करी, कर दी साहब टेंजेंस ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने। फ्रॉम दिस पॉइंट पी यू पीपल हैव ड्रॉन टेंजेंट्स। आपने इस पॉइंट से एक सेकंड सॉरी, आपने इस पॉइंट से सर्कल पर बच्चों टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, कर दी टेंजेंट्स ड्रॉ। और इन टेंजेंट्स की जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई है, इन टेंजेंट्स की जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई है, ये ओरिजिन पर बच्चों कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई है, ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई है भैया, वो ओरिजिन पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। यही क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल, और यू कैन से ओरिजिन मेक्स राइट एंगल। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल्स टू 0 x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ गई। t इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ गई। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आएगी बच्चों, OM। परपेंडिकुलर की लेंथ अगर आप निकालें तो कैसे निकालेंगे, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये आ चुका बच्चों, ये OM की लेंथ आ गई। OM की लेंथ क्या आई, OM की जो लेंथ आई है बच्चों वो a स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आया। अब जरा यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बनाइए बच्चों, यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बनाइए। ये लीजिए, ये O है, ये M है, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था T। अब आपको ये बात पता है बच्चों कि जब आप सेंटर से सर्कल की किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो बड़ी अच्छी बात ये रहती है मेरे लिए कि वो राइट एंगल सबटेंड करती है। तो राइट एंगल सबटेंड कर रही है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था बच्चों। तो सिमेट्री से ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। और ये ओरिजिन और टी के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो सर्कल की रेडियस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ एक अच्छी बात यह है कि सर्कल का सेंटर और ओरिजिन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। भाई उन्होंने बोला है ओरिजिन पर सबटेंड कर रही है 90 डिग्री का एंगल। इन द अदर लैंग्वेज आई कैन से इट इज सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दिस पॉइंट O is center of the circle as well, and the distance between center and any point over the circumference of the circle is known as a radius of the circle. So this distance is equals to radius, which is I am going to represent by symbol A. Now what I see here बच्चों, as far as base upon hypotenuse जो होता है बच्चों, उन दोनों का रेशो होता है बच्चों cos theta, where theta is equals to 45 degree. And what about OM, that is a square. What about OM, that is a square over under the root of x1 square plus y1 square. ये OM आ गया। और रही बात बच्चों OT की, तो वो है बच्चों A, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, A से A कैंसल, और A अपॉन अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2। स्क्वायर कर दीजिए बच्चों आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 2a स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 2a स्क्वायर। और मुझे लोकस निकालना है, तो लोकस निकालने के लिए बच्चों मुझे उसे जनरलाइज करना पड़ेगा। सो आप क्या बोल देंगे, आफ्टर जनरलाइजेशन लोकस बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, 2a स्क्वायर। ये आ चुका बच्चों। ये आपके पास में एक ऐसी कॉर्ड है,
ये एक ऐसा आपको इस पॉइंट का लोकस बताना था जो कि इस तरह से मूव करता है कि उससे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो बनती है वो ओरिजिन पर यानी सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो लोकस ये आ चुका बच्चों। भाई ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बाइसेक्ट हो गया, 45 का एंगल हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ओ से इस लाइन की डिस्टेंस निकालना कोई बड़ा काम नहीं है आपके पास। सो दिस इज वन वे इन विच यू कैन अप्रोच। अब दूसरा तरीका आपके पास में क्या है बच्चों, पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग यहां पर बच्चों थोड़ा सा अलग फंडा लगाते हैं जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए आपको पता है बच्चों कि किसी भी कोई भी कर्व आपके पास में, कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है और कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो ओरिजिन से ज्वाइन करने पर आपके पास में जो है, ओरिजिन से ज्वाइन करने पर आपके पास में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती हैं, उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करते हो? आप उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप जो कर्व की इक्वेशन दे रखी होती है उसको होमोजीनियस बनाते हो। ये आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो। मैं इसको फिर से बना रहा हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं इसे मिटा रहा हूँ। भाई कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है आपके पास, कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है, मैं एक बार फंडे को रिकॉल कर देता हूं बच्चों। आपके पास में कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है, सपोज कीजिए, जिसकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में कोई सेकंड डिग्री का कर्व है और ये आपके पास में कोई स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन सपोज कर लीजिए lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया। ये ओरिजिन से ज्वाइन किया, इसे भी आपने बच्चों किससे ज्वाइन किया? ओरिजिन से ज्वाइन किया, कर दिया ओरिजिन से ज्वाइन ये इंटरसेक्शन पॉइंट को। अब ओरिजिन से ज्वाइन कर देने पर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों, इन दोनों को मिलाकर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कैसे बनती थी? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है उसकी इक्वेशन बनाने के लिए आप इक्वेशन को, जो कर्व की इक्वेशन होती है, उसे होमोजीनियस बनाते हैं। और उसको होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करोगे भाई? आप lx प्लस my अपॉन n की वैल्यू माइनस, भाई पहले तो आप n को RHS पे ले गए, फिर आपने n से डिवाइड कर दिया, आपके पास में ये बन गया, ये 1 आ गया। अब आप क्या करोगे बच्चों? कर्व की इक्वेशन को होमोजीनियस बनाओगे और होमोजीनियस बनाने के लिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy। एक मिनट, ये तो ऑलरेडी सेकंड डिग्री है, यहाँ पर भी सेकंड डिग्री है, यहाँ पर भी 1 और 1 मतलब क्या? सेकंड डिग्री। भाई ये 2 है, ये 2 है, ये 1 और 1 2 है, और ये 1 था तो इसीलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 1 था तो इसमें और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो 0 था इसलिए इसमें 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। और बाद में मैं क्या करूँगा साहब? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx और 1 की वैल्यू क्या बच्चों? lx प्लस my अपॉन n, ये रख दिया, और 2fy और 1 क्या बच्चों? माइनस ऑफ lx प्लस my अपॉन n और प्लस c इंटू क्या बच्चों? माइनस lx प्लस my अपॉन n और उसका स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू 0। अब मेरे ख्याल से याद आ चुका होगा बच्चों, मैंने पूरा लिख के बता दिया। नाउ द इक्वेशन विल बिकम होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। सो नाउ दिस इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटिंग अ POSL joining origin and intersection point of given curve and given line. This is the approach actually. That what we need to do over here. भाई देखिए यहाँ पर आपके पास में ये सर्कल था और ये जो कॉर्ड थी, ये सर्कल था और ये जो कॉर्ड थी, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बच्चों, या ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यही कहा है कि दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट ओरिजिन और सेंटर ऑफ सर्कल, यू कैन से इन अदर लैंग्वेज। सो यहाँ आपके पास में सर्कल की इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और जो लाइन की इक्वेशन है बच्चों वो है एक्स एक्स 1 प्लस वाई वाई 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर था।
ये आपके पास में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन थी। नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम कीजिए बच्चों, इसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है भाई, आपको ये बोला है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इन अदर लैंग्वेज में यूँ कह सकता हूँ कि यदि मैंने ओरिजिन को पॉइंट टी डैश से ज्वाइन करा तो ये जो POSL बनेगी, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पर वो कितना एंगल बना रही होगी, उस POSL के बीच में एंगल जो बन रहा होगा साहब, वो बन रहा होगा 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का, यही होगा। तो चलिए पहले तो आप एक काम कीजिए, इक्वेशन ऑफ POSL लीजिए। जो POSL कौन सी, जो O को T को OT और OT डैश की इक्वेशन जो है, उन दोनों की इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन कुल मिलाकर OT और OT डैश। तो कैसे बनेगी बच्चों, उसके लिए आप सर्कल की जो इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू में 1 स्क्वायर कर दीजिए। भाई यू नीड टू मेक दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इनटू द होमोजीनियस फॉर्म एग्जैक्टली ऑफ द सेकंड डिग्री। आप उसको सेकंड डिग्री में लाइए, और उसके लिए आपने ये कर दिया, ये हो गया बच्चों x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और बच्चों जहां तक 1 का सवाल है, सो 1 की वैल्यू आप सर्कल की लाइन की इक्वेशन से ला चुके हो, x1 प्लस y1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल का स्क्वायर। अब आप इसे बहुत आराम से हल कीजिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a की पावर 4 है, इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बहुत आराम से करके देखिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है। a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट मत लिखिए। और इसी तरह से बच्चों a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, साथ में आ जाएगा बच्चों -2x1y1 into xy is equals to 0. Now you people can see this is absolutely a homogeneous equation in second degree, because here you see degree of x is 2 while y is not present, so कुल मिलाकर degree 2i. Here degree of y is 2 and x is not present, so you can say degree of x is 2. And what about xy, दोनों की डिग्री 1 1 है, सो कुल मिलाकर 2 हो गई। सो नाउ द इक्वेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट ऑन मेकिंग दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन बिकम्स होमोजीनियस इक्वेशन एग्जैक्टली ऑफ द सेकंड डिग्री। बन चुकी साहब, बन चुकी। अब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है बच्चों, OT और OT डैश, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री अगर है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो वो कब होता है बच्चों, एंगल 90 डिग्री तब होता है जब x² का कोफिशिएंट, जब x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट, इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम कितना हो बच्चों, 0। ये होता है, अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो दोनों के कोफिशिएंट्स का सम बच्चों होता है 0, और उस बेसिस पर बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर। और आपको तो ये x1 y1 के हिसाब से आपने काम कर लिया। फिर अगर आपको लोकस निकालना है तो लोकस क्या होगा बच्चों, जनरलाइज कर देंगे उसे, और फाइनली आपके पास में ये आ जाएगा। आंसर बिल्कुल वही आ रहा है जो आपके पास में थोड़ी देर पहले आया था, डिट्टो सेम आ रहा है बच्चों। तो ये आपके पास में x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो आइदर यू अप्रोच इन दैट वे, जैसा आपने किया था, या फिर आप इस तरह से कर लें। ऑफ कोर्स ये तरीका थोड़ा सा लंबा है बच्चों, पर जनरलाइज्ड काम करेगा, हम बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। क्योंकि अभी सर्कल के केस में क्या हुआ, आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, वो कॉर्ड को उसने बाइसेक्ट करा, लेकिन बाकी सब जगह पर बाइसेक्ट होगी कि नहीं होगी वो हम आगे चलकर देखेंगे बच्चों। सर्कल के केस में ऐसा हो रहा है कि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो बाइसेक्ट होती, बाकी किसी में जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकती है। इसीलिए बच्चों ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा, जनरलाइज तरीका जिसमें। सो इससे भी बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, पूरी तरह से कॉपी कर लीजिए। सो कुल मिलाकर बच्चों जो मेरे पास में आंसर आया है, मैं उससे थोड़ा सा कंक्लूजन बनाना चाह रहा हूँ बच्चों। और वो कंक्लूजन क्या बनाना चाह रहा हूँ, देखिए मैं एक बार वापस से डायग्राम को रीड्रॉ कर देता हूं। जो कंडीशन आपको गिवन थी कि साहब आपको एक सर्कल गिवन है, बना दिया, आपको कोई पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है साहब, ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, और दोनों टेंजेंट ने सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाया साहब, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाया।
आपको ये कंडीशन गिवन थी। सो इस पॉइंट का जो लोकस आ रहा था बच्चों वो क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब देखिए ओरिजिनली जो आपको सर्कल गिवन था बच्चों वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, वो ये था। और जब आपने जो है साहब इस पॉइंट का लोकस निकाला तो वो आया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर विच आई कैन आल्सो से रूट 2a का स्क्वायर, ऐसा। अब आपके पास में ये जो इक्वेशन आई है भाई, इस पॉइंट का लोकस निकाला वो यही आ रहा है। और अब आप इस इक्वेशन को यदि ध्यान दें बच्चों तो देन अगेन यू सी दिस इज अ सर्कल। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आ रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट, इट मींस दैट इट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक वृत्त की समीकरण है। और ये कैसा सर्कल है भाई, इस जिस पॉइंट का लोकस पूछा था वो एक सर्कल ही आया, और वो एक ऐसा सर्कल आया बच्चों जो गिवन सर्कल के साथ में कॉन्सेंट्रिक है। गिवन सर्कल का सेंटर क्या था, 0 0, इसका भी सेंटर क्या है 0 0। गिवन सर्कल का सेंटर 0 0 था, इसका भी सेंटर क्या आया बच्चों 0 0 ही आ रहा है। और इसके कंपैरिजन में इसकी रेडियस बच्चों √2 टाइम्स है। इसके कंपैरिजन में इसकी रेडियस जो है बच्चों √2 टाइम्स है, मतलब ये पॉइंट का जो लोकस आएगा, इस पॉइंट का लोकस बच्चों एक सर्कल ही आएगा और उसकी रेडियस इसकी रेडियस की बच्चों √2 टाइम्स होगी। मतलब यूं कह सकता हूं कि एरिया 2 टाइम्स होगा। भाई किसी भी सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब पहले वाले सर्कल का एरिया है इतना, दूसरे वाले सर्कल का एरिया है बच्चों पाई इंटू √2a का स्क्वायर। सो नया एरिया जो आएगा बच्चों वो आप कंपेयर कर लीजिए पिछले वाले सर्कल के एरिया का और √2 टाइम्स होगा। तो इसे आप एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं कि भैया ऐसे का लोकस पूछा जाए तो वो गिवन सर्कल के साथ में कॉन्सेंट्रिक और रेडियस उसकी √2 टाइम्स होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी सर्कल की इक्वेशन बड़ी सिंपल थी, अब मैं अगर वही काम आपको बोलूं कि साहब एक सर्कल है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आपसे मैं बोलूं साहब फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच टू दिस सर्कल आर सबटेंडिंग राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान दीजिए, अब इस बार ओरिजिन नहीं कह सकता मैं, इस बार क्या सेंटर ऑफ सर्कल पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, क्योंकि पिछली बार क्या था ओरिजिन और सेंटर ऑफ सर्कल दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे थे। तो आप ओरिजिन बोल दीजिए, सेंटर ऑफ सर्कल बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस बार पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ सर्कल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप ध्यान कीजिए जो पिछली वाली मेथड थी उस मेथड में मैंने क्या किया था बच्चों, सेंटर से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, रेडियस, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह कुछ ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस इक्वल्स टू cos थीटा लगाया था मैंने, बस वही। सो अब आपको ऐसे किसी पॉइंट का लोकस बताना जिससे इस सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट्स जो हुई उनकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, कितना 90 डिग्री एंगल। सो आपको पता है वो जो लोकस आएगा फ्रॉम दिस थिंग यू कैन से दैट वो जो लोकस आएगा वो इस सर्कल के साथ में कॉन्सेंट्रिक होगा, मतलब उसका सेंटर भी -g -f होगा, उसका सेंटर भी क्या होगा बच्चों -g -f। सो आप क्या करेंगे x माइनस एच का स्क्वायर, बाई चांस h की वैल्यू -g है, y माइनस k का स्क्वायर, बाई चांस k की वैल्यू -f है, इज इक्वल टू बच्चों √2 टाइम्स करेंगे और इस सर्कल की रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए। सो ये कितना बच्चों, इस ओरिजिनल सर्कल की रेडियस क्या होती है √g² प्लस f² -c। सो आप क्या करेंगे बच्चों √2a का स्क्वायर, यही था लोकस, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से √2 टाइम्स ऑफ a मतलब ओरिजिनल सर्कल की रेडियस। लीजिए साहब आपके पास में व्हिच आंसर आएगा, करके देखिए, ये एक शॉर्टकट हो गया। अभी मैंने ये दिया है, अभी मैं इसी की जगह अगर आपको कोई सर्कल दे दूं कि साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 और वैसे ही लोकस बताइए, कुछ नहीं करना आपको भाई, जो सेंटर इसका है वही सेंटर उसका होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ओरिजिनल सर्कल की रेडियस निकालेंगे 5 आएगी तो उस सर्कल की रेडियस होगी बच्चों √2 5 और उसका स्क्वायर। ये आ चुका, थोड़ा छोटा काम हो जाएगा और कोई बात नहीं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं उसे मिटा दूंगा बच्चों जो ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम अगला सम करते हैं बच्चों प्रश्न। चलिए पहले हम लोग एक फार्मूला और डिराइव करते हैं बच्चों, एक फार्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। हमारे पास में बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना a स्क्वायर, और आपने किसी पॉइंट P से इस सर्कल पर बच्चों
टेंजेंस ड्रॉ करी, आपने इस पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंस ड्रॉ करी, और जो टेंजेंस आपने ड्रॉ करी उसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये जो पॉइंट है, इनको मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस सर्कल एंड दिस पॉइंट। वीडियो को रोक कर करिए। देखिए अभी आपके पास में बच्चों ये सर्कल है और ये रहा वो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1। ये पॉइंट है P आपके पास में बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1। आपने इस पॉइंट से सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंस ड्रॉ करी, उनको ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन सड़ी सी इक्वेशन है बच्चों, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, a स्क्वायर। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गई। अभी ये पॉइंट T है, ये पॉइंट T डैश है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सपोज कीजिए m। सो अब आप PM की लेंथ निकाल लीजिए, PM की डिस्टेंस निकालिए। और PM की आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी होती है तो x की जगह पर x1 रख देंगे, y की जगह पर आप y1 रख देंगे, और अपॉन में कितना, अंडर द रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट PM। ये आपके पास में किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, सॉरी किसकी लेंथ आ गई आपके पास, PM की लेंथ आ गई। PM मतलब यहाँ से यहाँ तक की आ गई। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा बच्चों, एक्चुअली ये आपके पास में PM आया है, PM आ गया बच्चों, मतलब P से M की डिस्टेंस आ गई। अब आप एक काम करो बच्चों, आप लगे हाथों ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आई है उसकी भी लेंथ निकालो, क्योंकि उसकी लेंथ निकाले बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा। किसकी लेंथ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ निकालने के लिए भाई ये तो पॉइंट M फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस कॉर्ड था। अब आप सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये सर्कल का सेंटर, और सपोज कीजिए ये M डैश पर आया। अभी मैं इस बारे में दिमाग नहीं लगा रहा कि क्या सर इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, भाई आपको पता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो तो बाइसेक्ट करता ही करता है, कंफर्म पता है। मैं अभी उस चीज़ में नहीं उलझ रहा हूँ बच्चों कि क्या जो पॉइंट P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था क्या वो भी बाइसेक्ट करेगा, मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। एक बात कंफर्म है कि सेंटर से अगर आपने कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो तो बाइसेक्ट करता ही है। अब बाहर से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या वो बाइसेक्ट करेगा, ये थ्योरम आप लोगों ने पहले पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है ईमानदारी से कि जूनियर लेवल पर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा। कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता, जो जनरलाइज वे में चलती है वो मुझे पता है कि हाँ ये सब तो पढ़ा हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं OM डैश, मैंने O से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैं उसकी डिस्टेंस निकालता हूँ। तो OM डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों, उसके लिए आप x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 और माइनस a स्क्वायर, और अपॉन में क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये आपके पास में कौन सी लेंथ आएगी, OM डैश। OM डैश आ गई। अब आपने क्या करा बच्चों, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। ये रहा सर्कल का सेंटर O, ये रहा M डैश, और ये रहा T, और ये सर्कल की रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ओवर द सर्कमफेरेंस इज रेडियस विच इज ऑब्वियसली कांस्टेंट क्वांटिटी। सो व्हाट अबाउट M डैश T? एज फार एज M डैश T इज कंसर्न बच्चों, दैट वुड बी गिवन बाय अंडर द रूट ऑफ OT स्क्वायर माइनस OM डैश स्क्वायर यूजिंग Pythagoras theorem. Now what about OT? The value of OT is बच्चों A, and what about OM dash? OM dash की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी माइनस A स्क्वायर, हालांकि वो प्लस कर दीजिए क्योंकि मॉडुलस है वो, और अपॉन में कितना बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और उसका भी बच्चों स्क्वायर। OT की वैल्यू A है, OM डैश की वैल्यू ये है। अब आप इससे सॉल्व करेंगे बच्चों तो A स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया, ए स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ए स्क्वायर यहाँ भी आएगा, मैं ए को कॉमन निकाले दे रहा हूँ, और फाइनली मेरे पास में आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिखा है बच्चों, अगर आप में से किसी को कोई समस्या हो तो आप खुद से एक बार फाइंड आउट कर सकते हैं। भैया एलसीएम लेंगे, पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे a की पावर 4 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, रूट से बाहर हो जाएगा, फिर इधर लेंगे a स्क्वायर, दोनों में से कॉमन लेंगे, उससे रूट के बाहर लेंगे, a आ जाएगा, ये आ चुका। सो दिस इज M डैश T। M डैश T और पूरा जो T डैश T है बच्चों वो निश्चित रूप से बच्चों इसका ट्वाइस होगा। किसका ट्वाइस होगा, M डैश T का।
वो m dash t का ट्वाइस होगा, बिकॉज वेन एवर वी ड्रॉप एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी कॉर्ड इट बाइसेक्स, सो दिस लेंथ विल बी हाफ ऑफ टोटल लेंथ. सो आई वुड से दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a. भाई इसका दुगना कर दीजिए और ये आपके पास में बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट, ये क्या आया बच्चों आपके पास, ये आपके पास में इस कॉर्ड की लेंथ आ गई ये ना टी डैश की, और पी एम की लेंथ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. अब आपको क्या करने का है, आपको तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी डैश. किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर भाई ट्राइंगल का एरिया. अब आपने पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, उसकी लेंथ थी बच्चों PM. पॉइंट P से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था उसकी लेंथ थी क्या, PM थी. और बेस की लेंथ कितनी है बच्चों, TT डैश. भाई आपने पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसकी लेंथ क्या आई, उसकी लेंथ आई बच्चों कितनी, PM. और जो बेस है इस ट्राइंगल का, भाई ऑफ कोर्स इट इज अ ट्राइंगल जिसका एरिया आपसे पूछा है. सो दिस इज 1/2 एंड व्हाट अबाउट दिस. अगर आप ध्यान दें बच्चों तो आपको PM की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अपॉन में अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. और रही बात बच्चों TT डैश की, तो TT डैश की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है आपको 2a इंटू अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अपॉन में क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. ये लीजिए, ये कुछ आ गया आपके पास. भाई ये आपके पास में TT डैश की वैल्यू क्या आ रही है, TT डैश की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया. अच्छा ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो आई, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, भाई TT डैश क्या अल्टीमेटली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसकी लेंथ ये आई बच्चों. ये भी आप बिल्कुल याद रखो, जरूरत पड़ सकती है भविष्य में आपको. और क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों और कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम ही लगता है, 1 मिनट. और आपके पास में यही कुछ बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है. अब जब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आराम से आप देखिए बच्चों तो ये आएगा a और ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है और ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में है. मतलब कुल मिलाकर आएगा बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 और अपॉन में कितना बच्चों, ये रूट में है ये भी रूट में है, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ऐसा ही कुछ आएगा. एक बार हम देख लें भाई PM की वैल्यू क्या थी, और PM की वैल्यू ये थी और TT डैश की वैल्यू आपने इसका स्क्वायर किया. 1 मिनट, ये डिनोमिनेटर में a स्क्वायर थोड़ी ना आएगा. यस, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर नहीं आएगा. डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा आपके पास में, डिनोमिनेटर में तो आएगा बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यही कुछ आएगा. एक बार हम देख लें, यहाँ पर पावर 3, 1, 4 और 2, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों. मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो चुका है और ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ पर भी था, तो वो यहाँ पर पूरा एक बार था, वहाँ पर पावर हाफ थी, तो कुल मिलाकर क्या हो गया बच्चा 3/2 हो गया. और ये रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और ये भी रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, कुल मिलाकर हो जाएगा कितना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. So this is nothing but the area of triangle formed by triangle joining this point and this chord of contact. इसे आप बिल्कुल स्मरण रखिएगा. मेरे ख्याल से तो मैंने सारे कैलकुलेशन सही करे, अगर गलती करी तो सुधार लीजिएगा बच्चों. ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया आप बिल्कुल याद रखिए. हालांकि हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो पहले भी निकाल चुके हैं बच्चों. ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इसका एरिया हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं. मैं इससे बच्चों मिटाने का काम करूंगा और आप वीडियो को रोक करके मिटा लीजिएगा. चलिए अगली प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं बच्चों आपको. अगली प्रॉब्लम आपको दे रखी है साहब की, प्रॉब्लम लिखिएगा टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम, ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, मैं लाइन को वापस से चेंज कर रहा हूं बच्चों.
if the chord of contact of tangents drawn from any point on this circle, if chord of contact of tangents drawn from any point of this circle on this circle touches this circle, if chord of contact of tangents drawn from any point of this circle on this circle touches this circle, prove that A, B, C are in GP। अब प्रूव करिएगा बच्चों A, B और C GP में है। वीडियो को रोक दीजिए और कीजिए। सबसे पहला काम तो हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बच्चों कि आप डायग्राम बनाइए तो जाकर आपको काम हो पाएगा। डायग्राम बना लिया आपने तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट करना क्या है, वरना कैसे समझ में आएगा बच्चों। ये हमारे पास में फर्स्ट सर्कल, ये हमारे पास में सेकंड सर्कल और ये हमारे पास में बच्चों थर्ड सर्कल। अब आपके पास में इन तीनों सर्कल को अगर आप देखें तो एक अच्छी बात है कि तीनों सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, मतलब तीनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। अभी क्या हुआ बच्चों, आपके पास में ये रहा पहला सर्कल, ये रहा बच्चों पहला सर्कल, फर्स्ट सर्कल जिसकी इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू a² है। अब इस सर्कल से आपने दूसरे सर्कल पर जो टेंजेंस ड्रॉ करी उसकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, दूसरा सर्कल मतलब क्या, x² प्लस y² इज इक्वल टू b²। क्या कहा है, पहले सर्कल के किसी पॉइंट से, पहले सर्कल के किसी पॉइंट से आपने दूसरे सर्कल पर टेंजेंस ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी। यही बोला है कि पहले सर्कल के किसी पॉइंट से आपने दूसरे सर्कल पर टेंजेंस ड्रॉ कर दी और इन टेंजेंट्स की जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, इन टेंजेंट्स की जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो तीसरे सर्कल यानी x² प्लस y² इज इक्वल टू c² को टच कर रही है। यही बोला है भाई। देखिए फर्स्ट सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a² के किसी पॉइंट से दूसरे सर्कल पर जो टेंजेंस ड्रॉ हुई उसकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो तीसरे सर्कल को टच कर रही है। मेरे को क्या करने को बोला है बच्चों, मेरे को करने को बोला है कि प्रूव करना है कि A, B और C काय में है, GP में है। अगर अभी तक नहीं करा हो बच्चों तो अभी भी वीडियो को रोक कर कीजिए, क्योंकि डायग्राम ही बनाना यहाँ पर समझना ही जरूरी था। बाई चांस एक अच्छी बात ये थी कि तीनों कॉन्सेंट्रिक थे। सो लेट मी एज्यूम दैट पॉइंट इज बच्चों x1 y1। आप एक बात तो जानते हो बच्चों कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, अगर आपके पास में कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो आप आउटर सर्कल के किसी पॉइंट से अगर इनर सर्कल पर टेंजेंस ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट की लेंथ हमेशा सेम आती है, उन टेंजेंस के बीच में एंगल भी हमेशा सेम आता है। ये तो आप पिछले लेक्चर्स के दौरान देख चुके हो बच्चों। अब मैं, हालांकि उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट P मैंने x1 y1 मान लिया। नाउ पॉइंट P बच्चों फर्स्ट सर्कल पर लाई कर रहा है भाई, P लाइज ऑन फर्स्ट सर्कल। उन कौन से सर्कल पर लाई कर रहा है, चूंकि वो फर्स्ट सर्कल पर लाई कर रहा है इसलिए वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई पॉइंट P फर्स्ट सर्कल पर लाई कर रहा है इसीलिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यू हैव टेकन अ पॉइंट ऑन द फर्स्ट सर्कल, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेकेंडली, नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड सर्कल, अगर मैं इसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बच्चों सेकंड सर्कल के रिस्पेक्ट में निकालूं तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल्स टू 0। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू 0। अब सेकंड सर्कल के रिस्पेक्ट में उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगी बच्चों, x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू b²। पॉइंट इज लाइंग ऑन द फर्स्ट सर्कल इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, पहली बात। ठीक साहब, दूसरी बात ये बच्चों कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आपको निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, दिस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हैज टू बी फाउंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सर्कल व्हिच आई हैव इंडिकेटेड बाय ग्रीन कलर। सो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सर्कल विल बी गिवन बाय दिस थिंग। ये हो चुका। ये भाई सेकंड सर्कल की इक्वेशन को t इक्वल्स टू 0 से रिप्लेस करो, x² को x1 से, y² को y1 से, b² को b² ही लिखोगे, लिख दिया।
अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बोला है कि दिस COC, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस COC टचेस थर्ड सर्कल। बच्चों ये जो है ये थर्ड सर्कल को टच कर रही है। अब अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, या फिर आप सेंटर से डिस्टेंस को रेडियस के इक्वल कर दो। या आपको एक बात और भी बता बच्चों, अगर कोई लाइन y = mx + c किसी सर्कल को टच करती है तो mx, तो c की वैल्यू क्या आती है ±a √1 + m²। ये आप लोग देख चुके हो। मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं इतना लंबे तरीके से नहीं जाता, चूंकि ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, चूंकि ये लाइन बच्चों तीसरे सर्कल को टच कर रही है, इसलिए सेंटर से डिस्टेंस निकाल दीजिए बच्चों। सेंटर क्या, ओरिजिन, सेंटर से डिस्टेंस निकालिए। सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, आपने x की जगह पर x1, भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, सो 0 0 रख दिया -b², और अपॉन में क्या x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रखेंगे, और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। यस यस बच्चों, x की जगह पर 0, भाई आपको एट द प्लेस ऑफ x एंड y यू पीपल हैव टू पुट कोऑर्डिनेट्स 0 0। आपको x और y की जगह पर बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखने, x की जगह पर 0 रख दिया, y की जगह पर 0 रख दिया, और ये आ जाएगा। और अपॉन में क्या बच्चों, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एंड इफ लाइन is touching this circle, so distance between this point and this point should be necessarily the radius of this circle. So ये आपके पास आ गया। और मॉडुलस लेंगे बच्चों तो -b² का मॉड भी प्लस होगा, इज इक्वल टू बच्चों √(x1² + y1² into c। और my dear students, if you see the equation first, then you see x1² + y1² is equals to a². So this is nothing but √(a² into c, because at the place of x1² + y1² you people are able to put a², and I get √(a², so that taking square root will result into b² is equals to ac, and if b² is equals to ac, it implies that b is a geometric mean of a and c। b और a और c का geometric mean है, अर्थात कि a, b और c बच्चों GP में होंगे। आपको डायग्राम ही बनाना था, पहले सर्कल पे कोई पॉइंट लेना, दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी, तीसरे सर्कल को टच कराना है। तो पहले सर्कल पे पॉइंट ले लिया, अब वो लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा दिया। दूसरे सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी, उनकी COC निकाली, t = 0। सो दिस इक्वेशन हैज टू बी रिप्लेस बाय t = 0। और उसके बाद में ये जो COC आई है बच्चों, ये तीसरे सर्कल को टच कर रही है। तो आपने चाहो तो आप इस इक्वेशन को तीसरे सर्कल के साथ में सॉल्व कर लो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, या फिर दूसरा तरीका आपके पास में ये है भैया कि आप अगर कोई लाइन y = mx + c किसी सर्कल को टच करती है तो c = होता है बच्चों ±a √1 + m²। आप वो लॉजिक लगा कर भी कर सकते हो, वेयर c इज कांस्टेंट, c कांस्टेंट होता है और a सर्कल की रेडियस होती है। और यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, इस सर्कल को अगर मैं जैसे देखूं, चलिए मैं इसी को अगर देखूं तो यहाँ पर इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, मैं यहाँ लिखता हूँ। सर्कल ये जो लाइन आई थी, इस लाइन की इक्वेशन आई थी बच्चों y = -x1/y1 into y, और इज प्लस साथ में b²/y1। अब अगर ये लाइन टच कर रही है तो पहले तो इसकी m की वैल्यू निकालिए, तो m की वैल्यू आ जाएगी ये, और c की वैल्यू आ जाएगी ये। अब लाइन अगर टच करती है तो कंडीशन क्या है बच्चों, c यानी कि b²/y1 इज इक्वल टू ±a। a सर्कल की रेडियस होती है जो कि गिवन है बच्चों थर्ड सर्कल की रेडियस है c, और √1 + m², और m की वैल्यू है बच्चों -x1/y1 का स्क्वायर। और यहाँ पर भी वही करके देख लीजिए बच्चों, b² इज इक्वल टू ac ही आएगा। वो प्लस माइनस है, अब वो माइनस वाला तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि b भी एक लेंथ है, a भी एक लेंथ है, और c भी एक लेंथ है, और लेंथ रेडियस है ना, तो रेडियस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव वाले केस को तो आपको वैसे भी छोड़ना पड़ेगा, बचेगा प्लस b² = ac। हो सकता है आप इस प्रॉब्लम को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके किए हो, तो वो भी ठीक है। डिपेंड करता है किस में आपका टाइम बचता है, किस में कम लगता है, किस में ज़्यादा लगता है।